नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए बुक के साथ अपने इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो बुक है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी, इसको हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसके एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो जब हम इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ये शुरुआती, जिसको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ बेसिक्स चीज़ें, ठीक है ना, कुछ मतलब कहते हैं जैसे आधारभूत ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब हम इस बुक में आगे की ओर बढ़े तब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वस्तुतः अगले 2-3 लेक्चर्स जो भी इस थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बनाए जाएंगे वो सारे के सारे एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करेंगे। अगर आपको मान लो एक मजबूत मकान बनाना है तो आपको उसकी जो नींव होती है, ठीक है ना, उसको बहुत अच्छे से भरना होता है। तो इनिशियल में हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो उसी प्रकार से काम करेंगे। जैसे ही इन लेक्चर्स के अंतर्गत जो टॉपिक, जो कंटेंट हम सीखेंगे, समझेंगे, वो आगे आपके पूरी थर्मोडायनेमिक्स की बुक में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द काम में आ रहा है, ऊष्मा। आपको दिख रहा होगा ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं हीट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा क्या होती है, तो छोटी क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोग इसको आसानी से बता भी सकते हो कि ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, अच्छी बात है, ऊर्जा का एक रूप है निश्चित रूप से। लेकिन क्या ये परिभाषा या ये जो आप समझा रहे हो वो अपने आप में पर्याप्त है? केवल इस शब्द से हम समझ सकते हैं कि ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है? इससे उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो फिर ऊष्मा को हम किस प्रकार से समझें? क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है, तो ये भी तो एनर्जी है, ये कोई हीट एनर्जी तो है नहीं। पंखा चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। तो ऊर्जा के तो कई रूप होते हैं। तो फिर आप इस ऊष्मा को अलग कैसे करोगे? तो यहां पर आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत ही बारीक सी चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, एक शब्द मैं यहां पर बोलूंगा, ग्रेडियंट। क्या बोलूंगा? ग्रेडियंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रवणता। कई बार इसके लिए हिंदी शब्द प्रयुक्त कर लिया जाता है ढाल, लेकिन ढाल का इंग्लिश वर्ड होता है स्लोप, ठीक है ना। तो देखो, आपको ये पता है, जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं कि पानी जो अपना जल है वो बहता है, तो उसका एक नियम होता है, वो हमेशा क्या होगा, उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है। कहां से? उच्च तल से निम्न तल की ओर। तो यहां पर क्या बन गई? एक प्रकार की ढाल बन गई या प्रवणता बन गई, स्लोप बन गई। तो उस स्लोप के अकॉर्डिंग क्या हो गया? पानी का प्रवाह हो गया। एक चीज आप ये भी जानते हो, हम लोग जब मानसून की एक्टिविटी पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा जो इंडिया में मानसून आता है, जहां कभी मानसून आता है, तो मानसून की सिंपल फिनोमिना क्या होती है कि किसी एक जगह पर वायु दाब, जो हवा का प्रेशर है, वो ज्यादा होता है और किसी एक जगह पर हवा का प्रेशर कम होता है। तो जहां उच्च दाब होता है वहां से हवाएं निम्न दाब की ओर चलती है। तो वहां भी क्या बन गई? एक प्रकार की ढाल बनी कि नहीं बनी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इस ढाल को हम कहते हैं बैरोमेट्रिक स्लोप। तो उस ढाल के अनुरूप भी क्या हो गया? हवाओं का अनुसरण हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक स्थान है जहां पर टेम्परेचर T1 है, उसके पड़ोस में कोई दूसरा स्थान जहां टेम्परेचर T2 है, और ये दोनों टेम्परेचर इस प्रकार से है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो एक जगह उच्च ताप हो गया, एक जगह निम्न ताप हो गया। ये रिलेटिव बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसकी तुलना में ये उच्च है, तो एक जगह उच्च ताप, एक जगह निम्न ताप। तो इस प्रकार की सिचुएशन में जो ढाल बनती है, जो प्रवणता बनती है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट, या इसको हम कहते हैं तापीय प्रवणता। तो जहां ढाल बन गई तो यहां भी किसी न किसी राशि का क्या होगा? एक तरह से प्रवाह होगा। तो जो ऊष्मा की बात मैं कर रहा हूं, ऊष्मा बेसिकली कुछ नहीं है, तापीय प्रवणता की स्थिति जब आपको दिखाई देती है तो जिस भौतिक राशि का आपको प्रवाह मिलता है वो भौतिक राशि आपकी क्या है? ऊष्मा है। तो याद रखिएगा, ऊष्मा निश्चित रूप से ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन ये आपको तभी आइडेंटिफाई होगी या तभी आपको दिखाई देगी जब तापीय प्रवणता की स्थिति मौजूद होगी। तो इस रूप में आप इस चीज को समझिए, तापीय प्रवणता के साथ ऊष्मा को हम जोड़ लेते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें हर शब्द, हर चीज की बहुत बारीक जानकारी होनी आवश्यक होती है, और इस तरह की जानकारी से हमारी सब्जेक्ट पर और चीजों को देखने समझने के नजरिए पर भी हमारी क्या होती है? मजबूत पकड़ होती जाती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने लिखा है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी अपने आप में क्या है? मैं यहाँ कुछ लिख देता हूं।
आप बिल्कुल, हम बेसिक से चलेंगे कि चीज बोर्ड पर लिखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आप लिखिए इसमें कुछ 2-3 लाइनें आप लिखिए। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में तथा अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच होगी फिजिक्स जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हीट एनर्जी है वो किसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी अन्य ऊर्जाओं में बदल रही है, या कोई दूसरी एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रकार के इंटर कन्वर्जन की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो हमें सीखनी पड़ेगी क्योंकि वो शब्द बार बार आपके काम आएंगे। तो जो सबसे पहला शब्द आपको बार बार सुनाई देगा वो होगा निकाय, जिसको हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम। ये शब्द आपको बार बार सुनाई देगा। कुछ जगह ऊष्मागतिक निकाय भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निकाय को हम क्या कह देंगे, ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सिंपल चीज है कि एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम परीक्षण के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं वो आपका सिस्टम है। सिस्टम पर ही तो हम स्टडी करते हैं। आप कोई भी स्टडी करते हो तो किस पर करते हो, आप कोई एक सैंपल लेते हो या कोई एक जो सैंपल लेते हो वही आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए आप लिखिए, ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रेक्षण के लिए यानी ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, निकाय कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन होगी। जैसे सपोज करो ये पेन है मेरे हाथ में, मुझे इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, तो ये पेन मेरे लिए क्या हो गया, अपने आप में एक सिस्टम हो गया। जनरली यहाँ पर हम जो फेमस एग्जांपल लेकर के चलते हैं वो एक सिलेंडर ले लिया, उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो उस गैस की हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, तो ये एग्जांपल हम जनरली काम में लेते हैं। तो आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हो किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस, कोई भी सिस्टम ले सकते हो जिसकी आपको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। फिर एक शब्द आपको और दिखाई सुनाई देगा, वो होगा परिपार्श्विक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है ना। छोटी क्लास में जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए थे तो वहां पर सराउंडिंग्स को हम इस प्रकार से बताते हैं कि निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो परिपूर्ण परिभाषा नहीं है। जैसे मान लीजिए पेन मेरा एक सिस्टम है, ब्रह्मांड तो पूरा यूनिवर्स है, तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, ये पेन तो हो गया सिस्टम और ब्रह्मांड का सारा भाग हो गया परिपार्श्विक। लेकिन ऐसा नहीं है। परिपार्श्विक होगा कौन सा भाग, इस पेन के अतिरिक्त वाला ही भाग होगा। लेकिन कौन सा, इस पेन के अतिरिक्त वाला ब्रह्मांड का वह भाग जो इस पेन को यानी जो हमारा सिस्टम इसको प्रभावित करता है वो सराउंडिंग्स कहलाएगा। अब जो मान लो उसको प्रभावित ही नहीं कर रहा है तो उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो सिस्टम जिसका हम ऑब्जर्वेशन के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, सराउंडिंग्स वो जो इस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो एक लाइन लिख लीजिए आप, परिपार्श्विक में क्या लिखोगे, ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय को प्रभावित करता है, ये आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग्स कहलाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो स्थान होता है, जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री या सीमा। बिल्कुल बेसिक है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी। अब ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को भी हम मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, वो क्लासिफिकेशन क्या है। ये भी शब्द कई बार काम में आते हैं। तो अगली चीज को हम नोट कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ
थर्मोडायनेमिक सिस्टम या उष्मागतिक निकायों के का वर्गीकरण, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां बता देता हूं आपको। उष्मागतिक निकाय ये मोटे मोटे तौर पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार पहले। खुला निकाय, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा हो गया आपका बंद निकाय, जिसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और तीसरा आपका हो गया विलगित निकाय, जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 प्रकार के आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। लेकिन ये जो वर्गीकरण आपने लिखा है, कोई भी प्रकार का जब आप वर्गीकरण पढ़ते हो तो उसका एक आधार होता है, किस आधार पर आपने ये बनाया। तो यहां पर जो हमने ये वर्गीकरण लिखा है, इसका आधार क्या है, इसके आधार को मैं यहां लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यहां लिख देता हूं मैं, द्रव्यमान तथा ऊर्जा या ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर। यानी आप क्या करोगे, आपके पास एक सिस्टम है और उसके बाहर सराउंडिंग्स है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या दोनों का हो रहा है या किसी एक का हो रहा है, इस प्रकार की जब आप स्टडी करोगे तो उस स्टडी के आधार पर आप इन सिस्टम्स को क्या कर रहे हो, 3 भागों में बांट रहे हो। करना क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच आपको चेक करना है क्या हो रहा है। तो देखो, ओपन सिस्टम है तो इसकी तो सीधी सीधी परिभाषा है, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स यानी निकाय तथा परिपाशरों के बीच द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। किस किस का, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का अगर आदान प्रदान संभव है। अब देखो, इस ऊर्जा को आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो उष्मा के रूप में समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, हो सकता है ऊर्जा के उष्मा, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उष्मा लिख लीजिए आप, द्रव्यमान तथा उष्मा। वापिस से बता देता हूं, खुले निकाय का क्या मतलब हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज आप लिखिए, निकाय तथा परिपार्श्विक यानी सराउंडिंग्स के बीच उष्मा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव। ठीक है, ये तो डेफिनेशन किसकी हो गई, खुला निकाय की। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों का आदान प्रदान संभव हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल से, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर जब बंद निकाय की बात करते हैं तो बंद निकाय में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का तो आदान प्रदान संभव नहीं होगा, लेकिन उष्मा का क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो डेफिनेशन पूरी आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, देखो, द्रव्यमान, इसको तो मैंने लिख दिया क्या, असंभव। क्या लिख दिया, असंभव। और उष्मा को मैंने क्या लिख दिया, संभव। आप पूरा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। उष्मा को मैंने क्या लिख दिया, संभव। ठीक है, यानी निकाय तथा परिपार्श्व के बीच द्रव्यमान का तो आदान प्रदान असंभव होता है, जबकि उष्मा का आदान प्रदान संभव होता है। और विलगित के लिए आप क्या लिखोगे, विलगित के लिए क्या हो जाएगा, दोनों ही असंभव। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, डिटेल में आप लिख लीजिएगा, द्रव्यमान एंड उष्मा दोनों ही क्या हो जाएंगे, असंभव। ये ऐसा लिखा है शॉर्ट में, आप इसको डिटेल में लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। तो अब इसको कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पात्र है, पात्र में क्या लूं, चलो ये एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज करो ये पात्र, यहाँ थोड़ा खड्डा है, ये आपके पास कोई पात्र है, ठीक है, इसमें आपने कोई पदार्थ डाल दिया, जैसे कोई लिक्विड डाल दिया। तो अब मान लो ये पात्र ऐसा है, ठीक है, कि इसमें आपने छोटे छोटे कहीं से छेद कर दिया, कोई ऐसा स्थान इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए, तो इसके अंदर जो द्रव्य वो बाहर निकल जाएगा। तो द्रव्य बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, बाहर का मतलब सराउंडिंग किस चला जाएगा। तो निकाय तथा परिपार्श्व के बीच द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव हो गया। और अगर ये मान लो इसकी दीवार ऐसी है, सपोज करो आपने कोई गर्म वस्तु डाली है, आप बाहर से छू करके देख रहे हो, अगर वो आपको गर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली जो वस्तु है जिसका तापमान उच्च है, उसने कुछ उष्मा का हास किया है,
यानी कुछ आदान प्रदान किया उष्मा का, तभी बाहर वाला भाग में क्या दिखाई दे रहा है, गर्म दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का सिस्टम होगा। बंद में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, जो है वही रहेगा, लेकिन बाहर अगर आप इसको छू करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर गर्म वस्तु डाले तो वो गर्म दिखाई देगा। और आइसोलेटेड में क्या होगा, ना तो कुछ बाहर जाएगा और छू करके देखोगे तब भी आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो थर्मस। थर्मस में आप मान लीजिए गर्म दूध या गर्म चाय डाल दी, तो बाहर से छू के देखोगे तो आपको गर्म दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अंदर से उष्मा का बाहर की तरफ आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो ये इस प्रकार के सिस्टम, बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये हमारे इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी है। निकाय क्या, उस हीट क्या होती है, उष्मागतिकी अपने आप में क्या है, निकाय क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, और जो उष्मागतिक निकाय है, ठीक है, वो उसका जो वर्गीकरण है मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में हमने वर्गीकरण को अच्छे से देखा है। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे और नए लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और शब्दावली को सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।